नमस्कार दोस्तों। पहले नारा चल रहा था नरेंद्र सरेंडर और अब नारा चल रहा है पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। राहुल गांधी ने बेशक ये नारा दिया हो, लेकिन उसके बाद एआई समिट में शर्टलेस प्रोटेस्ट करते हुए यूथ कांग्रेस ने इस नारे को और ज्यादा जोरदारी से बोला। जो नारा जो है वो गुंजायमान हुआ, इतना गूंजा कि पीयूष गोयल साहब को जरूरत आन पड़ी कि इस नारे के ऊपर बात करें। पीयूष गोयल साहब कौन है? पीयूष गोयल साहब हैं कैबिनेट मिनिस्टर कॉमर्स और इंडस्ट्री के। ट्रेड डील जो भारत और अमेरिका के बीच में हुई है उसकी डिटेल देने की जिम्मेदारी उनके पास है। तो साहब ऐसा लगा कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ये नारा चला ही ट्रेड डील के कारण है बेसिकली। तो पीयूष गोयल जब जवाब देंगे तो ट्रेड डील के डिटेल्स की बात करेंगे और बताएंगे कि नहीं भाई, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो गलत हैं। यही तो किया जाना चाहिए ना भाई, विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है और अगर वो आरोप गलत हैं तो आप साबित कर दीजिए कि विपक्ष गलत बोल रहा है और पीएम इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। इसके लिए करना क्या होगा? बेसिक सी बात है कि जिन कारणों से पीएम को कॉम्प्रोमाइज बताया जा रहा है उन कारणों को अब विधिवत लोगों के सामने रखें, प्रेस के सामने रखें, प्रेस को अलाउ करें कि वो क्वेश्चन पूछ सके और आप साबित कर दें कि पीएम इज नॉट कॉम्प्रोमाइज, बल्कि राहुल गांधी जो हैं वो गलत बोल रहे हैं। लेकिन पीयूष गोयल ने ऐसा कुछ नहीं किया। पीयूष गोयल ने किया क्या? वही पुराना घिसा पिटा जो फॉर्मूला है बीजेपी का। गांधी फैमिली से आने वाले जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके ऊपर हमला बोला गया। कहा गया नेहरू वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड, इंदिरा वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड, राजीव गांधी वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड सोनिया गांधी वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड। चलिए, एक बार को अगर पीयूष गोयल साहब के इन क्लेम्स को मान लें कि नेहरू साहब, इंदिरा जी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी सब लोग कॉम्प्रोमाइज थे, तो भी इस बात का जवाब तो नहीं मिल रहा है ना कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड और नॉट, जो फिलहाल नारा चल रहा है। तो क्या यह माने पीयूष गोयल जी कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, इस बात का जवाब आपके पास नहीं था? या आप लोग खुद मानते हैं कि जी हां, कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में हम लोग हैं? क्योंकि जवाब तो नहीं दिया ना। ख्याल जिसका था मुझे ख्याल में मिला मुझे, और सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। अरे सवाल उठ रहे हैं कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज हैं, पीएम कॉम्प्रोमाइज है, ये सरकार कॉम्प्रोमाइज है, और जवाब देने की जगह ऊपर से फिर से सवाल। सरकार कौन चला रहा है? सरकार बीजेपी की है या कांग्रेस की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है या राहुल गांधी है? ये तो बेसिक सवाल भी नहीं है, ये तो सबको पता है। तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो है वो चल रही है, तीसरी बार चलिए गठबंधन में चल रही है, चल तो रही है। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? आपकी है। तो अकाउंटेबिलिटी के तहत आप जवाब दीजिए ना। जवाब देने के बजाय फिर से वही घिसा पुटा राग जो है वो आलाप देते हैं। अच्छा, जब राग आलापे ही जाता है तो हिस्ट्री में थोड़ा सा डाइव करना पड़ता है, घुसना पड़ता है। और हिस्ट्री में जब घुसते हैं तो सवाल एक ये उठता है कि नेहरू, इंदिरा या राजीव कॉम्प्रोमाइज थे या फिर आरएसएस जो था वो अलाइन कर रहा था अमेरिका से। सो इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पॉलिटिक्स शो में बातचीत इस पर भी होगी कि अमेरिका का जो बेसिक प्रिंसिपल है इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म का, वो हमेशा से भारत की जो सोच है, भारत का जो आइडिया है, उसके खिलाफ रहा और नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक उस सोच के साथ खड़े रहे कि भारत अमेरिका का पिट्ठू नहीं बनेगा। तो शुरू करते हैं शो और सबसे पहले बात मौजूदा जो विवाद है उसका। तो नारा चल रहा है पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। क्यों चल रहा है नारा? बेसिक इस नारे के पीछे जो है वो है ट्रेड डील। यूएस ट्रेड डील एक साइन हुआ इंडिया और यूएस के बीच में। सबसे बड़ा खतरा यह बताया गया कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं वो भी अमेरिका से इंडिया में आ जाएंगे, उनके लिए भी हम मार्केट अपना ओपन कर देंगे। इसका आरोप ये लग रहे हैं कि फार्मर्स के जो इंटरेस्ट हैं उनका ध्यान नहीं रखा गया। ट्रेड डील के जरिए एक आशंका ये जताई जा रही है कि भाई जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें भी अमेरिका का कब्जा सा हो जाएगा और जो जेनरिक मेडिसिन का गढ़ माना जाता है भारत, वो दवाएं जो हैं वो दम तोड़ देंगी। सो आपने उस सेक्टर में भी हमारा ध्यान शायद नहीं रखा। यूएस ट्रेड डील में टैरिफ्स का जो खेल है 18%, चलिए लोअर कर दिया 50 के मुकाबले ट्रंप ने, लेकिन पहले तो 3% लग रहा था ना। और आप कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे, हम क्या केवल खरीदेंगे? एक्सपोर्ट क्या करेंगे? सरकार ये कह रही है कि जो एक डाटा आया था $500 बिलियन का, कि ये कोई कंपल्सन नहीं है, ट्रेड एक्सपेंड करने के लिए एक डाटा है बस। अगर कंपल्सन नहीं है, सरकार कह रही है कि फार्मर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाएगा, सरकार कह रही है टेक्सटाइल वालों के का जो इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखा जाएगा, सरकार कह रही है कि फार्मास्यूटिकल का इंटरेस्ट भी ध्यान में रखा जाएगा। अगर सब कुछ आप ध्यान में रख रहे हैं तो इंडिया और यूएस के बीच जो ट्रेड डील हुआ उसकी डिटेल्स पार्लियामेंट के पास क्यों नहीं है? उसकी डिटेल्स आप लोगों को क्यों नहीं दे रहे?
उस डिटेल पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों नहीं हो रही? डिटेल्स देने में क्या दिक्कत हो रही है? पहली बात तो ये, तो इसका जवाब पीयूष गोयल साहब को देना चाहिए कि डिटेल्स देने में दिक्कत क्या हो रही है। दूसरी बात, एक आरोप लग रहा है कि भाई जब ट्रंप के खिलाफ उनके अपने देश में कोर्ट में मामला चल रहा था, अब तो फैसला आया और ट्रंप के खिलाफ फैसला आया। जब मामला चल रहा था तो हड़बड़ी क्या थी, जल्दबाजी क्या थी ट्रेड डील कर देने की? डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आप इतने कमजोर हो गए कि टाइम बाय नहीं कर पाए, टाल नहीं पाए कुछ दिनों के लिए, रोक नहीं पाए इस ट्रेड डील को कुछ दिनों के लिए। शायद आप बेहतर नेगोशिएटिंग सिचुएशन में होते, तो जल्दबाजी किस बात की पड़ी थी? अब यहां पर तीसरा सवाल उठता है, वो ये कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज से पहले एक नारा चल रहा था, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र मोदी सरेंडर करते हैं इस बात को लेकर। यह नारा क्यों स्टेम हुआ था? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब जो मर्जी वो बयान दे देते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, युद्ध रुका, और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने बीच में मीडिएशन जैसा कुछ तो क्या किया, उन्होंने बोला दोनों देशों के प्रमुखों को कि भैया युद्ध रोक दो वरना तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करूंगा, 200% टैरिफ लगा दूंगा। और ट्रंप का यह कहना है कि उनके दखल देने के बाद जो है ये युद्ध रोका गया। उसके बाद पता पड़ता है कि ट्रंप ही कहते हैं कि मैंने भारत को कह दिया है कि भैया तेल जो है वो रशिया से नहीं खरीदना है, वेनेजुएला से खरीदना है। ट्रंप बार बार रिट्रेट करते रहे मंचों से कि वो इंडिया को डिक्टेट कर रहे हैं, और इंडिया की तरफ से कोई बयान इस बारे में नहीं आता है, इसके खिलाफ नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? तो क्या हम सरेंडर कर चुके हैं? फिर एप्स्टीन फाइल में एक जगह जिक्र आता है नरेंद्र मोदी का, जहां कहा जाता है कि इजराइल विजिट पर जो नरेंद्र मोदी गए वो ट्रंप को खुश करने के लिए गए। फिलहाल भी इजराइल विजिट पे हैं खैर, और पहली बार जब इजराइल विजिट पे गए तब उन्होंने वहां पे डांस किया और सिंह गाना गाया, और किस लिए? ट्रंप को खुश करने के लिए। ये फाइल में नाम आया। एमईए ने कहा कि भैया इसको मतलब आप लोग मत माने इस चीज को, ये रबिश है। ठीक है, मान लेते हैं रबिश है, लेकिन आपके खिलाफ वो चीज आई, उसके बाद आप ट्रेड डील कर रहे हैं। ट्रेड डील करते हुए आप जल्दबाजी में दिख रहे हैं। 3% टैरिफ जो 50 हो गया था उसको 18 पे ले आया गया, और आप खुशी जाहिर कर रहे हैं, इसे अपनी जीत बता रहे हैं। किस तरह की जीत है? फिर तो सवाल उठेंगे ना कि नरेंद्र सरेंडर हो गए क्या? विदेशों में जो डंका बज रहा था वो डंका फट गया क्या? क्यों नहीं सवाल उठेंगे? और जब सवाल उठ रहे हैं तो जवाब देने चाहिए। आप वापस सवाल ही लाद देते हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है ना। देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना सरकार चलाने के लिए, तो अकाउंटेबिलिटी भारतीय जनता पार्टी की होगी। अब नेहरू साहब को या इंदिरा जी को या राजीव गांधी को तो लाया नहीं जा सकता वापस कि वो जवाब दें अपने अपने पक्ष में। तो आप लोग हैं सदन के अंदर, आपको जवाब देना पड़ेगा पीयूष गोयल जी। ये नेगेटिव कैंपेन करके कोई फायदा नहीं है। अच्छा, सिंपल सी बात यह है कि पीयूष गोयल साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब हुआ पीएम इज कॉम्प्रोमाइज के खिलाफ, उसमें जवाब देना चाहिए था। जवाब उन्होंने दिया नहीं। उन्होंने कह दिया कि नेहरू कॉम्प्रोमाइज थे, इंदिरा कॉम्प्रोमाइज थे। बहुत छोटे छोटे वीडियोस भी आ रहे हैं, ग्राफिक्स भी बड़े शानदार। वो अच्छी टीम है सोशल मीडिया पे जो क्रिएटिव काम कर रही है, वो बना के दे रही है। तो थोड़ा सा तो हम डाइव करेंगे नेहरू की लिगेसी के में भी, और इंदिरा जी की लिगेसी में भी, राजीव की लिगेसी में भी, कि क्या सच में ये लोग कॉम्प्रोमाइज थे। और एक चीज़ चल रही है कि अमेरिका जो है वो हमेशा राइट विंगी फोर्सेस को सपोर्ट करता रहा। क्यों कर रहा था? अमेरिका का बेसिक मामला यह है, उसे चाहिए मार्केट, उसे चाहिए मुनाफा। इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म में अमेरिका जो है यकीन करता है। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, नेहरू प्रधानमंत्री बने। देश के पास बहुत सारी समस्याएं थी। अरे खाने की समस्या थी हमारे पास, अनाज नहीं था हमारे पास, कमी हो गई थी अनाज की। और ऐसी स्थिति में नेहरू किसी भी ताकतवर के सामने झुके नहीं, चाहे वो अमेरिका था चाहे वो सोवियत यूनियन था। नेहरू ने कहा कि हम दोनों में से किसी के साथ नहीं जाएंगे, और नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी जो है उसके जनक बने नेहरू। गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, और नेहरू की इस गुट निरपेक्षता के कारण अमेरिका को बड़ी दिक्कत होती रही। अमेरिका कहता रहा कि हम कम्युनिज्म से लड़ना चाहते हैं, और इंडिया का ये जो गुट निरपेक्षता की नीति है इसके कारण लड़ नहीं पा रहे हैं। वो चाहते थे कि इंडिया उनके साथ पूरी तरीके से साइड कर ले, लेकिन नेहरू ने नहीं किया। इसके बाद खाद्यान्न का संकट होता है। खाद्यान्न का संकट जब आया तो नेहरू ने एड के लिए अमेरिका की तरफ निगाहें की कि भाई मदद की जाए। अमेरिका ने बाद में मदद भी की, लेकिन मदद से पहले अमेरिका के अपने कांग्रेस में बड़ी दिक्कतें हुई, बड़े सवाल पूछे गए। कहा गया कि जो इंडिया का स्टैंड है ये नॉन अलाइनमेंट वाला, ये बड़ी दिक्कत दे रहा है, इनको अपने साथ अलाइन करो तब हम एड पहुंचाएंगे। नेहरू तक ये बात पहुंचती है और नेहरू कहते हैं
एग्जैक्टली ये वर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन जो पॉलिसीज़ हैं और जिस तरीके का पूरा काम रहा नेहरू के उस शासन का, उसमें नेहरू कहते हैं विल नॉट बार्टर आवर फ्रीडम फूड। खाने के लिए हम अपनी आज़ादी का समझौता नहीं करेंगे। ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसे आप कह रहे हैं वो अमेरिका से कॉम्प्रोमाइज़ थे। इंदिरा गांधी की बात आपने की कि इंदिरा गांधी कॉम्प्रोमाइज़ थी। भाई पाकिस्तान टूटा और बांग्लादेश बना, क्या इसमें अमेरिका खुश था? क्या अमेरिका चाहता था कि इंडिया वो ऑपरेशन करे जो ऑपरेशन इंदिरा गांधी के काल में किया गया और जिसके तहत पाकिस्तान टूटता है और बांग्लादेश का निर्माण होता है? जी नहीं, अमेरिका पूरी तरह खिलाफ था। बल्कि ये लगा लीजिए कि अमेरिका भी एक तरीके से युद्ध छेड़ने की स्थिति में आ गया था और इंदिरा गांधी को आभास था कि दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन इंदिरा गांधी ने चिंता नहीं की। जब मन बनाया तो उस मन को पूरा किया और बांग्लादेश एक अलग देश के रूप में हमें दिखता है। ये इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ है। आप कह रहे हैं इंदिरा गांधी वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड। राजीव गांधी की बात कर लेते हैं। राजीव गांधी का जो पूरा रिजीम है ना, उसके बारे में डिस्कशन बहुत कम होता है, लेकिन जब अमेरिका ने एग्रेशन किया वियतनाम के ऊपर तो राजीव गांधी थे जिन्होंने मुखालिफत की थी। राजीव गांधी हमेशा निशस्त्रीकरण की बात करते थे और निशस्त्रीकरण की जो बात है वो सीधा सीधा अमेरिकी हित के खिलाफ था, जिससे अमेरिका को बड़ी दिक्कत होती रहती थी। ये राजीव गांधी थे। सो अमेरिका के खिलाफ या दुनिया के दादाओं के खिलाफ झुकने की कोई समझ दिखती नहीं है। आप कहते हैं सोनिया गांधी वॉज कॉम्प्रोमाइज। आपने सोनिया गांधी के बारे में लिखा कि मनमोहन सिंह के काल में दरअसल एक अनऑथोराइज्ड पावर सेंटर जो था वो सोनिया गांधी का था। एडवाइजरी कमेटी थी वो। एडवाइजरी कमेटी ने किस तरह के नियम पास किए, किस तरह के कानून बनवाए? राइट टू फूड, खाने का अधिकार, भोजन का अधिकार उस एडवाइजरी कमेटी की देन है। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार उस एडवाइजरी कमेटी के देन है। राइट टू एडुकेशन, पढ़ाई का अधिकार उस एडवाइजरी कमेटी की देन है। अच्छा, ये राइट टू फूड हो, राइट टू एजुकेशन हो, ये दरअसल क्या दक्षिणपंथी समझ है? ये दक्षिणपंथी टारगेट है क्या? जी नहीं, ये वामपंथी टारगेट है, ये लेफ्टिस्ट टारगेट है। ये आइडिया है कि सबके पास खाना हो, गरीब से गरीब, अंतिम से अंतिम हाशिए पे खड़े व्यक्ति के बारे में सोचना राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड और राइट टू इंफॉर्मेशन को जन्म देता है। और ये सब कुछ हुआ जब सोनिया गांधी उस एडवाइजरी कमेटी जो है, जिसके बारे में आप लोग हमेशा कहते हैं, आरोप लगाता है, बात लगाती है बीजेपी कि मनमोहन सिंह के ऊपर सोनिया गांधी जो है वो सरकार चला रही थी। असल में तो क्या नियम बने, क्या कानून बने, उससे जज करिएगा ना। तो राइट टू फूड या राइट टू एजुकेशन जो अमेरिका की बेसिक सोच है, इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म जो मैं बार बार कह रहा हूं, उसके तो खिलाफ है। अगर झुकना होता तो झुक गई होती। इस तरह के कानून क्यों लाती जो अमेरिका की सोच या अमेरिका की आइडिया के खिलाफ है? लाया गया ना। प्रणब मुखर्जी और मनमोहन सिंह उसी काल में अमेरिका जाते हैं और परमाणु डील जो है वो करके आते हैं। कौन झुक रहा है अमेरिका के आगे? कोई नहीं झुक रहा है। समस्या आ रही है 2014 के बाद एक तरह की। कोई भी प्रधानमंत्री, पंडित नेहरू जब पहली बार अमेरिका गए तो जिन जगहों पर वो अमेरिका में गए वहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। अमेरिका से जब वो लौटे तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और अपने देश में जितने भी चीफ मिनिस्टर थे उनको उन्होंने चिट्ठियां लिखी उस दौरे के बारे में। उन्होंने लिखा कि हालांकि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सब कुछ बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये चिट्ठी लिख रहा हूं। तो अपने विजिट्स के बारे में वो बताते थे। नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं, 2026 आ गया, 19 में दोबारा बनते हैं, 24 में फिर तीसरी बार बनते हैं। अब तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। क्यों भाई? ट्रांसपेरेंसी से आपको दिक्कत क्यों है? और ट्रांसपेरेंसी से अगर आपको दिक्कत होगी, ऐसी स्थिति में अगर सवाल उठेंगे तो उसके जवाब कौन देगा? चलिए, कहा जा सकता है कि मोदी ये जवाब क्यों दे? पीयूष गोयल देंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स देंगे, इकोनॉमी की कोई बात होगी तो निर्मला सीतारमण देंगी। ठीक है, तो जवाब दीजिए ना। ये काउंटर एलिगेशन, काउंटर सवाल खड़े कर देना, ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इनके बीच में एक पॉलिटिकल लड़ाई होती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी जीते, कांग्रेस जीते, चलिए ठीक है। लोगों का अधिकार तो है जानने का। देश भारतीय जनता पार्टी या देश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो नहीं है केवल, देश तो हमारी भी है, देश आम लोगों की भी है, देश उस मजदूर की भी है जो एक दिहाड़ी के लिए अपना खून पसीना बहाता रहता है पूरे दिन। देश उस किसान की भी है जो गर्मी, सर्दी, धूप, बरसात, कोई भी मौसम हो, खेतों में जाता है ताकि वो अनाज उगा सके। उन तमाम लोगों के प्रति जवाबदेह कौन है?
क्या मिनिस्टर्स जवाबदेह नहीं है? क्या प्राइम मिनिस्टर जवाबदेह नहीं है? कोई भी सवाल उठ रहा है, उस सवाल को आप कैसे कुचल सकते हैं, उस सवाल को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? और लोकसभा जो होता है वहां पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, लोगों की नुमाइंदगी करने वाले लोग बैठते हैं, और यही तो व्यवस्था है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो अकाउंटेबल होते हैं लोकसभा के प्रति। तो लोकसभा के प्रति अगर आप अकाउंटेबल हैं तो लोकसभा में जो सवाल आपके ऊपर उठ रहा है उसका जवाब दे दीजिए। आप तो स्पेशल सेशन बहुत सारे करते हैं, इमरजेंसी के ऊपर भी एक सेशन हुआ, वंदे मातरम के ऊपर सेशन हुआ, तो एक सेशन यूएस ट्रेड डील के ऊपर क्यों नहीं हो सकता? एक सेशन अमेरिका और इंडिया के जो फिलहाल रिलेशंस हैं उनके ऊपर क्यों नहीं हो सकता? ट्रंप की इतनी हिम्मत हो जाती है, वो कह देता है कि मैं मोदी की पॉलिटिकल करियर को खराब नहीं करना चाहता, और हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं जाता। अरे जिन बातों का बुरा लगना चाहिए उन बातों का बुरा नहीं लग रहा है, जिन बातों के कारण इंटरनेशनल लेवल पर हमारी फजीहत हो रही है उन बातों का बुरा हमें नहीं लग रहा है। लेकिन अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो उन बातों से हमको दिक्कत होने लगती है और सवाल का जवाब हम दे नहीं पाते हैं। एग्रीकल्चरल सेक्टर में यूएस ट्रेड डील के कारण आशंका पैदा हुई है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद हो जाएगा। हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो यूएस का है उसकी एंट्री कर देंगे इंडिया के अंदर। सरकार ये कह रही है नहीं नहीं हम हितों की रक्षा करेंगे, डिटेल्स नहीं दे रही है। आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री के जमाने से ही अमेरिका ये चाहता था कि उसका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में किसी भी तरीके से एंटर कर जाए। करने नहीं दिया किसी ने भी, चाहे वो शास्त्री जी रहे हों, इंदिरा जी रही हों, राजीव जी रहे हों, मनमोहन आए उसके बाद वो रहे हों, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों। अभी आशंकाएं जन्म ले रही हैं कि शायद एग्रीकल्चरल मार्केट में अमेरिका को फ्री हैंड दे दिया जाएगा। तो आप डिटेल्स दे दीजिए ना यूएस ट्रेड डील की। मतलब दो देशों के बीच का डील है, कोई रिटर्न अग्रीमेंट हुआ होगा ना, रिटर्न पॉइंट्स बने होंगे डिटेल में। वो डिटेल क्यों नहीं शेयर किया जा रहा है? क्या छिपा हुआ है? और बार बार जिस तरीके से अमेरिका के डिक्टेशन पे हमारा एक्शन चेंज हो रहा है तो आशंका फिर जन्म लेती है कि जो चीज़ें फिलहाल छिपी हुई हैं, जिन बातों को केवल वर्बली बोला जा रहा है, बाद में रिटर्न में वो बातें सही साबित ना हो जो सरकार बोल रही है, और असल में जो आशंकाएं हैं वो सही साबित हो जाए। प्रोबेबिलिटी तो है ही। इस प्रोबेबिलिटी को खत्म करने के लिए आपको डिटेल्स देना होगा, आपको जवाब देना होगा। काउंटर एलिगेशन करके या काउंटर सवाल पूछ के आप इन डाउट्स को खत्म नहीं कर सकते। और इस तरह के नारे, चाहे वो नरेंद्र सरेंडर का हो, चाहे पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड हो, इस तरह के नारे उसी स्पेस ऑफ डाउट के कारण क्रिएट होते हैं। तो इन नारों से अगर आपको दिक्कत है तो स्पेस ऑफ डाउट को खत्म करिए, और स्पेस ऑफ डाउट के लिए को खत्म करने के लिए आपको जवाब देना होगा। और ये तो आपका काम है, कर्तव्य है, दायित्व है, संविधान कहता है ऐसा। तो संविधान के हिसाब से चलिए, अकाउंटेबल बनिए, जवाब दीजिए। ये ज़रूरी है हमारे लिए, ज़रूरी है देश के लिए और देश के आइडिया के लिए। आप जुड़े रहिए मॉलिटिक्स शो के साथ। बताइए हमें कि किन विषयों पर और आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। सवाल कुछ हो आपके तो वो लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल का आइकन नहीं दबाया हो तो बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि वीडियोस जब आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।